हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन विस्तृत गहनता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था कृषि से संबंधित, देखो कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनके बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है भारत में फसल ऋतुएं। देखो भारत में फसल ऋतुएं मौसम के अनुसार 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। जैसे खरीफ ऋतु, खरीफ फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है। तो इसके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए भारत में फसल ऋतुएं। कौन कौन सी फसल ऋतुएं होती है? तो हेडिंग लगाइए भारत में फसल ऋतुएं। भारत में फसल ऋतुएं, भारत में फसल ऋतुएं। देखो भारत में फसल ऋतुएं, देखो भारत में कुल 3 फसल ऋतुएं हैं। कितनी? 3 फसल ऋतुएं होती हैं भारत में। भारत में कुल 3 फसल ऋतुएं होती हैं। कितनी? 3 फसल ऋतुएं होती हैं। फसल ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं होती हैं। देखो कितनी फसल ऋतुएं होती हैं? 3 फसल ऋतुएं होती है भारत में। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। पहली है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल, खरीफ। नंबर 2 रबी, नंबर 3 जायद, जायद की फसल। देखो भारत में कितनी फसल ऋतुएं होती है? 3 फसल ऋतुएं होती है। पहली खरीफ फसल ऋतु हो गई, दूसरी रबी की हो गई और तीसरी जायद की हो गई। तो पहले अपन अध्ययन करेंगे खरीफ की फसल। देखो खरीफ की फसलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें नंबर 1 है ना, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो खरीफ की फसलें, देखो ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून है के साथ बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ये फसलें बोई जाती है। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। तो लिखिए ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। देखो ये फसलें, जो खरीफ की फसलें हैं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो उत्तरी पूर्वी मानसून से भी, लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है, लेकिन एकमात्र तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इससे पूरे भारत में विस्तार पूर्वक वर्षा होने का जो प्रमुख मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो हिंद महासागर की, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी शाखाओं से गुजरता है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। कौन सी ऋतु? फसल, ये खरीफ की फसल है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। देखो जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित की जाती है। देखो इसमें उष्णकटिबंधीय फसलों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें उष्णकटिबंधीय, इसमें उष्णकटिबंधीय फसलों को शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय फसलों को शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय फसलों को शामिल किया जाता है। देखो देखो इसमें उष्णकटिबंधीय, कौन सी फसलों को? उष्णकटिबंधीय फसलों को शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। कौन सी फसलों में? जो खरीफ ऋतु की फसलें हैं या खरीफ की फसलें हैं, उसमें उष्णकटिबंधीय फसलों को शामिल किया जाता है। देखो खरीफ की फसल की बुआई, देखो इसकी बुआई होती है जुलाई में होती है। देखो इसकी बुआई कब होती है? जुलाई में। तो बुआई लिखिए, बुआई
बुआई। बुआई होती है इसकी जुलाई में। कब होती है? जुलाई में। देखो पूछा जा सकता है खरीफ की फसल की जो बुआई है वो कौन से महीने में की जाती है, तो मुख्यतः जो महीना आता है वो कौन सा आता है? जुलाई का महीना आता है। लेकिन जो इसकी कटाई की जाती है वो सितंबर में होती है। इसकी कटाई कब होती है? सितंबर के महीने में। कटाई सितंबर में। कटाई सितंबर में। कटाई सितंबर में। सितंबर। देखो बुआई हो गई जुलाई में और कटाई हो गई सितंबर के महीने में। जो खरीफ की फसल है इसकी कटाई की जाती है। देखो प्रमुख फसलों में देखो चावल हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया। लिखिए प्रमुख फसलें। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती हैं? तो प्रमुख फसलें कपास, जूट। देखो इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें आती हैं खरीफ की फसलों में, उसमें पहली आती है कपास, फिर उसके बाद आती है जूट, जूट के बाद ज्वार बाजरा व अरहर। ज्वार बाजरा व अरहर। ज्वार बाजरा व अरहर। अरहर। देखो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और वापस पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखो निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, या निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। उसमें ऑप्शन कपास या जूट, इन दोनों में से एक जरूर मिल जाएगा आपको ना। कपास और जूट का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये कपास किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। जूट किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो ये मुख्यतः अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई खरीफ की फसल। अब देखेंगे रबी की फसल और जायद की फसल। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे अपन रबी की फसल व जायद की फसल। तो देखो अपन ने देखा है अब खरीफ की फसल। अब देखेंगे अपन रबी और जायद की फसल। इनका दोनों का एक साथ ही अपन अध्ययन कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग लगाइए नंबर 2, रबी की फसल। किसकी फसल? रबी की फसल। नंबर 2, रबी की फसल। रबी की फसल। रबी की फसलें हैं, फसल है ना। तो अपन अध्ययन कर रहे हैं रबी की फसल के बारे में। तो देखो रबी की फसल है, देखो रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है। किस में बोई जाती है? सर्दियों में बोई जाती है। इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। जाड़े की फसल भी कहा जाता है। तो देखो रबी की फसल को सर्दियों में बोया जाता है। रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है। सर्दियों में उगाई जाती है, जाती है। इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। इसलिए किसी फसल कहा जाता है? जाड़े की फसल कहा जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियों में उगाई जाती है। रबी की फसल है वो सर्दियों में उगाई जाती है या सर्दियों में बोई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। देखो इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। देखो इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। देखो इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, है ना। बुआई हो गई अक्टूबर नवंबर में, है ना। अक्टूबर नवंबर। देखो अगर बुआई आ गई तो इसकी कटाई भी आएगी। तो कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल में। कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो कटाई लिखिए मार्च अप्रैल। कटाई मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है? कटाई होती है। तो देखो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
क्या प्रश्न पूछा जाता है भाई, रबी की फसल की बुआई कौन से महीने में होती है? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है, जबकि इसकी कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। देखो इस समय तापमान कम रहता है। देखो सर्दियों के समय तापमान वैसे ही कम रहता है, तो सर इस समय तापमान कम रहता है, तो लिख सकते हैं अपन इस समय तापमान कम रहता है। इस समय तापमान कम रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी फसल ऋतुओं के समय तापमान कम रहता है, तो तापमान कम कौन सी ऋतुओं में रहता है? सर्वाधिक कम रहता है रबी की फसल में। रबी की फसल के समय तापमान बहुत ही कम रहता है। इस समय शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस समय शीतोष्ण फसलों का और उपोष्ण फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो लिखिए इस समय शीतोष्ण तथा उपोष्ण, इस समय शीतोष्ण तथा उपोष्ण फसलों का, उपोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखो इस समय शीतोष्ण मतलब शीत ऋतु में अर्थात सर्दियों के दिनों में जो फसल उत्पादित की जाती है उस फसल का उत्पादन किया जाता है। देखो प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, सरसों। देखो प्रमुख फसलें गेहूं, चना, सरसों। प्रमुख फसलें इसमें गेहूं, चना, सरसों इत्यादि है ना। गेहूं, चना, सरसों है ना, इत्यादि। देखो गेहूं, चना, सरसों इत्यादि ये रबी की फसलें मुख्यतः हैं। अब इसके अलावा देखो जायद की फसलें। कौन सी फसलें? जायद की फसलें। ये एक अल्पकालिक फसल है। कैसी फसल है? जायद की फसल को एक अल्पकाल के लिए, कि कुछ समय के लिए ही बीच में बोया जाता है इसको ना, समयांतराल में, कुछ समयांतराल में इसको बोया जाता है और कुछ समयांतराल में इसको काट लिया जाता है, तो ये कहलाती है जायद की फसल। तो लिखिए जायद की फसल। नंबर 3 लिखिए जायद की फसल। जायद की फसल। जायद की फसल। तो सबसे पहले लिखिए इसमें यह एक अल्पकालिक फसल है। कैसी फसल है? यह एक अल्पकालीन फसल है। यह एक अल्पकालिक फसल है। यह एक अल्पकालिक फसल है। कैसी फसल है? अल्पकालिक फसल है, मतलब कुछ समय के अंतर्गत ही इसको बोया जाता है और कुछ समय में इसको काट लिया जाता है। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है। जो जायद का मौसम है वो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में आता है। तो लिखिए जायद का मौसम। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है। जायद का मौसम, जायद का मौसम, जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है। मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है, अर्थात अल्पकालिक है। कैसा समय है इसका? अल्पकालिक, मतलब कुछ समय। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। खरीफ के बीच आता है। तो देखो रबी और खरीफ के बीच में किसका, कौन सी फसल का मौसम आता है? जायद की फसल का मौसम आता है। देखो इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया और खीरा हो गया, सब्जियां हो गई। देखो तरबूज, खरबूजा, खीरा प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें। इसमें देखो तरबूज हो गया, तरबूज, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, सब्जियां हो गई, सब्जियां। देखो तरबूज हो गई, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, इसके अलावा खीरा हो गया और चारे की फसलें, और चारे की फसलें, और चारे की फसलें। कौन सी फसलें? चारे की फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये अपनी तीनों ऋतुएं कंप्लीट हो गई।
अपन ने शुरुआत में खरीफ की फसलें पढ़ा, फिर बाद में रबी की फसल पढ़ा और जायद की फसल पढ़ा। तो देखो रबी की फसल देख लेते हैं। रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल कहा जाता है। बुआई इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई इसकी मार्च अप्रैल में हो जाती है। इस समय तापमान कम रहता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में तो वैसे ही तापमान कम रहता है। यह एक शीतोष्ण, मतलब शीतोष्ण का मतलब शीतोष्ण मतलब शीत के दिनों में अर्थात सर्दियों के दिनों में उगाई जाती है। शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख फसलें हो गई, गेहूं हो गया, चना हो गया और सरसों हो गई। देखो जायद की फसलें, यह एक अल्पकालिक फसल है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी फसल अल्पकालिक है, तो अल्पकालिक फसल कौन सी है? जायद की फसल है। तो देखो जायद का मौसम खरीफ और रबी की फसल के मध्य में आता है। देखो प्रमुख फसलें में इसमें तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, सब्जियां हो गई और चारे की फसलें भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये अपनी प्रमुख 3 फसल ऋतुएं कंप्लीट हो गई। इसके साथ अपन आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तो अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। अब एक तालिका के रूप में, टेबल के रूप में पढ़ लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से याद हो जाए। तो इसकी एक टेबल के रूप में भारत की कृषि ऋतुओं को पढ़ लेते हैं, है ना। तो टेबल के रूप में, ताकि अपने को अच्छे से याद हो जाए, अपना प्रश्न गलत नहीं हो। तो टेबल के रूप में अपन अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि टेबल के रूप में अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उससे ज्यादा अपने को याद रह पाता है। तो देखो एक टेबल बना लेते हैं अपना, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि अपना ऋतुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। देखो इससे डेफिनेट एक प्रश्न आने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना तीनों ऋतुओं को। तो सबसे पहले अपन सारणी बनाएंगे ना। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इन तीनों ऋतुओं की सारणी बनाएंगे। तो हेडिंग में लिखिए भारत की कृषि ऋतुएं। देखो भारत की कृषि ऋतु, यहाँ लिखिए भारत की कृषि ऋतु। भारत की कृषि ऋतु कौन सी ऋतु? कृषि ऋतु। देखो भारत की कृषि ऋतु। तो देखो तीनों का अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे, है ना। तो नंबर 1 पर आती है खरीफ। देखो नंबर 1 पर क्या आती है? खरीफ। लेकिन इससे पहले अपन कृषि ऋतु, देखो कौन कौन से टॉपिकों के बारे में, कौन कौन से सारांशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृषि की ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कृषि ऋतु। कृषि ऋतु इधर लिख लीजिए, कृषि ऋतु। कृषि ऋतु इधर क्या हो गया? कृषि ऋतु। अब देखो उत्तरी भारत में कृषि ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है और दक्षिण भारत में कौन सी फसल बोई जाती है। तो प्रमुख फसलें लिखेंगे उत्तरी भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य। यहां प्रमुख फसलें लिखेंगे, प्रमुख फसलें। देखो इसमें उत्तरी भारत के राज्य, उत्तरी भारत के राज्य और दूसरा लिखेंगे दक्षिणी भारत के राज्य, दक्षिणी भारत के राज्य। तो देखो कृषि ऋतु लिख लिया, फिर बाद में प्रमुख फसलों में देखो उत्तरी भारत के राज्य लिख लिया और तीसरा लिख लिया दक्षिण भारत के राज्य। देखो दक्षिण भारत के राज्यों में तो कौन कौन सी फसल खरीफ के समय की जाती है, कौन कौन सी फसल रबी के समय की जाती है, कौन कौन सी फसल जायद के समय की जाती है, और उत्तरी भारत में कौन कौन से समय में कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती है। तो उनका गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो नंबर 1 लिखिए खरीफ की फसल। नंबर 1 लिखेंगे खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। देखो नंबर 1 लिख लीजिए खरीफ की फसल। देखो सबसे पहले इसका समय लिखेंगे, खरीफ की फसल का समय। तो देखो खरीफ की फसल का जो समय आता है वो कब से कब तक आता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जून से सितंबर तक। तो समय लिखेंगे जून से सितंबर तक। तो इसमें लिख लीजिए जून से सितंबर, जून से सितंबर, जून से सितंबर। इसका समय होता है जून से सितंबर। खरीफ की फसल ऋतु का जो समय होता है वो जून से सितंबर होता है। अब देखो खरीफ की जो फसल है उसके समय उत्तरी भारत में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो देखो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार। लिखिए चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का। देखो कौन कौन सी फसल हो गई? चावल हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया और अरहर, जिसको तुर भी बोलते हैं। अरहर।
जिसको तुर भी बोल सकते हैं अपन, तुर, है ना, तुर भी बोलते हैं इसको ना। तो ये प्रमुख फसलें उत्तरी भारत के राज्यों में बोई जाती है। किस समय? खरीफ की फसल के समय, खरीफ ऋतुओं की समय ये फसलें उत्पादित की जाती है। अब देखो दक्षिण भारत के राज्यों में, देखो दक्षिण भारत के राज्यों में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, ये फसलें दक्षिणी राज्यों में की जाती है। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली ना, चावल हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गया। और उत्तरी भारत में चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, यत्तुर का उत्पादन किया जाता है। दूसरी आती है अपनी रबी की फसल। इसको अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो रबी लिखिए अक्टूबर से मार्च, रबी की फसल अक्टूबर से मार्च। रबी की फसल नंबर 2, रबी की फसल, रबी की फसल, तो इसको लिख लेना अक्टूबर से मार्च, इसको लिख लेना अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च के मध्य इस फसल का उत्पादन किया जाता है। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च के मध्य। तो रबी की फसल में उत्तर भारत में, रबी की फसल के समय उत्तर भारत में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो सबसे पहले उत्तर भारत में जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें गेहूं आता है, चना आता है, तोरई आता है, सरसों आता है और जौ आता है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। गेहूं, चना, तोरई, सरसों और जौ इत्यादि, है ना। जौ, ये फसलें रबी की फसल, रबी की समय, या रबी की जो ऋतु है इसके समय इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। देखो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। दक्षिण भारत में चावल, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, और मूंगफली। और मूंगफली, चावल, मक्का, रागी और मूंगफली का उत्पादन किया जाता है दक्षिण भारत के राज्यों में। कौन सी ऋतु के समय? रबी की फसल की ऋतु के समय। अब देखो जायद की फसल आती है। जायद की फसल अप्रैल से जून के मध्य तक बोई व काटी जाती है ना। जायद की फसल, जायद की फसल लिखिए, जायद की फसल, जायद की फसल। देखो जायद की फसल का जो समय है वो कब से कब तक है? अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून, अप्रैल से जून, इसका समय अप्रैल से जून है। कौन सी फसल का? जायद का। अब देखो जायद की फसल के समय जो उत्तर भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है वो है वनस्पति, वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें। वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें। वनस्पति है, वनस्पति, वनस्पति, फल, सब्जियां, सब्जियां, चारा फसलें इत्यादि, चारा फसलें, ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। जबकि दक्षिण भारत में चावल, सब्जियां व चारा फसलें। दक्षिण भारत में चावल, सब्जियां व चारा फसलें, चावल, सब्जियां व चारा फसलें, चारा फसलें। अब देखो इन तीनों को एक साथ अपन ने प्रदर्शित कर दिया। तीनों ऋतुओं को, जो ऋतुओं में फसल बोई जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद की, इन तीनों को एक साथ अपन ने प्रदर्शित कर दिया। लेकिन आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि खरीफ की फसल, जो खरीफ की ऋतु है, ये खरीफ जो फसल की ऋतु है, खरीफ ऋतु है, खरीफ ऋतु है ना, खरीफ ऋतु है। उस समय देखो इसको खरीफ ऋतु भी लिख सकते हैं, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। और इसको ऋतु भी लिख सकते हैं, खरीफ ऋतु, रबी की ऋतु और जायद की ऋतु, है ना। तो खरीफ की फसल के समय, ये इसका समय जून से सितंबर तक। रबी की फसल का है अक्टूबर से मार्च तक। जायद की फसल का समय अप्रैल से जून तक। ये पूछा जा सकता है, तीनों को पूछा जा सकता है आपसे ना, किसका समय कब से कब तक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखो 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? देखो खरीफ की फसल के समय, देखो खरीफ की फसल के समय भी दक्षिण भारत में चावल बोया जा रहा है और रबी की फसल के समय भी दक्षिण भारत में चावल बोया जा रहा है।
और जायद की फसल के समय भी दक्षिण भारत में चावल बोया जाता है। तो ऐसी कौन सी फसल ऋतुएं हैं जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत में चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है? देखो तीनों ऋतुओं में दक्षिण भारत में चावल का उत्पादन किया जा रहा है। देखो रबी की फसल के समय भी, खरीफ की फसल के समय भी, रबी की फसल के समय भी, जायद की फसल के समय भी, तीनों समय में चावल का उत्पादन किया जा रहा था। ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन तीनों ऋतुओं में होता है दक्षिण भारत में? तो वो है चावल। इसके अलावा देखो जो रबी की फसल है और खरीफ की फसल है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में सेम उत्पादन किया जाता है। देखो चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, इसमें भी चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, ये चार प्रोडक्ट रबी की फसल में भी, खरीफ की फसल में भी है और रबी की फसल में भी है। अर्थात दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल लगभग सेम उत्पादित की जाती है, उस समय सेम प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है। तो ये अपने जो एक्स्ट्रा प्रश्न बनते थे वो अपने एक्स्ट्रा प्रश्न हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। तो नोट लगा के इन बिंदुओं को अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी होगी भारत की कृषि ऋतुएं। अब नोट लगा के 2-3 प्रश्न जो बनते हैं मैंने बताए हैं उनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये अपनी ऋतुएं हैं वो कंप्लीट हो गई। इससे संबंधित 2-3 नोट बनते हैं, नए प्रश्न बनते हैं। अर्थात अपनी बुक में तो देखो प्रश्न है नहीं, लेकिन एग्जामिनर क्या है अब आजकल चालाक होने लग गया, तो बना के भी प्रश्न आपको दे सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अपना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए तो अपन बना के भी प्रश्न साथ के साथ लिखते चलेंगे। तो लिखिए पहला नोट लिखिए, दक्षिण भारत के राज्यों में चावल केवल, दक्षिण भारत के राज्यों में चावल केवल, नोट, दक्षिण भारत के राज्यों में चावल केवल देखो दक्षिण भारत के राज्यों में चावल केवल खरीफ ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में बोया जाता है? खरीफ ऋतु में बोया जाता है। नहीं सॉरी, उत्तरी भारत में चावल केवल खरीफ ऋतु में बोया जाता है। उत्तरी भारत में केवल चावल खरीफ ऋतु में बोया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में चावल तीनों ऋतुओं में बोया जाता है ना। तो उत्तरी भारत में, सॉरी उत्तरी भारत लिख लेना इसको, दक्षिण भारत की जगह उत्तरी भारत कर लेना, सॉरी उत्तरी भारत में केवल चावल खरीफ ऋतु के समय बोया जाता है। उत्तरी भारत के राज्यों में चावल केवल खरीफ ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में बोया जाता है? खरीफ ऋतु में बोया जाता है। खरीफ ऋतु में बोया जाता है। देखो उत्तरी भारत में, कौन से भारत में? उत्तरी भारत में जो चावल की फसल है वो खरीफ ऋतु के समय की जाती है। कौन सी ऋतु के समय? खरीफ ऋतु के समय, एकमात्र खरीफ ऋतु के समय चावल का उत्पादन किया जाता है। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में, है ना, जिसमें राजस्थान भी आता है ना। उत्तरी भारत में केवल चावल का उत्पादन केवल खरीफ ऋतु के समय किया जाता है। दूसरा नोट लगा के लिखिए, दक्षिण भारत के राज्यों में चावल, नोट, दक्षिण भारत के राज्यों में चावल, दक्षिणी भारत के राज्यों में चावल दक्षिण भारत के राज्यों में चावल खरीफ, है ना, खरीफ कर लेना, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। तीनों ऋतुओं में उत्पादित किया जाता है। ऋतुओं में उत्पादित किया जाता है।
देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो दक्षिण भारत में चावल, देखो रबी खरीफ की फसल में बोया जा रहा था, रबी की फसल में बोया जा रहा था और जायद की फसलों में भी बोया जा रहा था। तीनों फसलों में, तीनों ऋतुओं में बोया जा रहा था। जबकि उत्तरी भारत में चावल केवल खरीफ की ऋतु में बोया जाता है। इसके अलावा देखो दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। लिखिए दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, रागी व मूंगफली तीनों ऋतुओं में, नहीं सॉरी, रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में, रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। देखो दक्षिण भारत में जो चावल है, मक्का है, रागी है और मूंगफली है, वो रबी में बोया जाता है और खरीफ में भी बोया जाता है। दोनों में सेम प्रोडक्ट बोया जाता है। कौन से राज्यों में? दक्षिण भारत के राज्यों में। तो ये अपने मुख्य मुख्य जो प्रश्न एक्स्ट्रा बनने वाले थे उनका अपन ने अध्ययन कर लिया। अब देखेंगे कृषि के प्रकार कौन कौन से प्रकार है कृषि के। सिंचित कृषि कौन सी होती है, वर्षा निर्भर कृषि कौन सी होती है, सिंचित कृषि में भी रक्षित सिंचाई कृषि कौन सी होती है, उत्पादक सिंचाई कृषि कौन सी होती है, और वर्षा निर्भर कृषि में जो शुष्क भूमि कृषि है वो कौन सी होती है, और आर्द्र भूमि कृषि कौन सी होती है। इनका अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो कृषि के प्रकार, हेडिंग लगाइए कृषि के प्रकार, हेडिंग लगाइए कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। तो हेडिंग लगाइए कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। देखो कृषि के प्रकार। अब कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं और किसके आधार पर कृषि के प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। तो आर्द्रता के आधार पर कृषि को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। आर्द्रता के आधार पर, किसके आधार पर? आर्द्रता के आधार पर कृषि को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। आर्द्रता के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर कृषि को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखो किसके आधार पर? आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर जो भारतीय कृषि है उसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब ये दो प्रमुख भाग है वो कौन कौन से हैं? देखो सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर बारानी कृषि। देखो सिंचित कृषि, सिंचित कृषि कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। सिंचित कृषि नंबर एक, सिंचित कृषि। सिंचित कृषि। और नंबर दो है वर्षा निर्भर बारानी कृषि। नंबर दो वर्षा निर्भर बारानी कृषि। निर्भर बारानी कृषि, वर्षा निर्भर कृषि या बारानी कृषि, ये दो प्रमुख भाग हो गए, वर्षा निर्भर कृषि और सिंचित कृषि। अब देखो सिंचित कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? सिंचित कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि, इसको भी दो भागों में बांटा गया। रक्षित सिंचाई कृषि, पहली है रक्षित सिंचाई कृषि। नंबर एक रक्षित सिंचाई कृषि, रक्षित सिंचाई कृषि, रक्षित सिंचाई कृषि। और नंबर दो उत्पादक सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि।
तो देखो सिंचित कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गई रक्षित सिंचाई कृषि, केवल रक्षा के लिए उसकी सिंचाई की जा रही है, केवल उसकी रक्षा हो जाए, सुरक्षा हो जाए, केवल बच जाए, वो खत्म होने से बच जाए, नष्ट होने से बच जाए। और उत्पादक सिंचाई कृषि, इसका मतलब यह है कि इतनी मात्रा में सिंचाई करो कि उसमें उत्पादकता बढ़ जाए, जिससे अपने को लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो ये हो गई रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरी होगी उत्पादकता सिंचाई कृषि, दूसरी होगी उत्पादक सिंचाई कृषि। अब देखो वर्षा निर्भर जो बारानी कृषि है, इसको भी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखो इसमें शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क भूमि कृषि, कौन सा है? शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वो शुष्क भूमि कृषि। और नंबर 2 पर है आर्द्र भूमि कृषि, कौन सी है? आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। तो ये दो प्रकार इसके भी हुए ना, वर्षा निर्भर जो कृषि है उसके भी दो प्रकार हो गए, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। तो इस प्रकार भूमि के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। अब एक एक प्रकार का अपन गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि, कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। नंबर 1 सिंचित कृषि, नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि, कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि, कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि, नंबर 1 सिंचित कृषि। नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि, कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि। तो नंबर 1 लिखिए सिंचित कृषि, नंबर 1 सिंचित कृषि, कौन सी कृषि? सिंचित कृषि। नंबर 1 सिंचित कृषि। तो देखो अपन किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? सिंचित कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो आर्द्रता का मुख्य स्रोत, इसमें जो आर्द्रता का मुख्य स्रोत है वो सिंचाई है। तो लिखिए सबसे पहले आर्द्रता का मुख्य स्रोत सिंचाई, आर्द्रता का मुख्य स्रोत सिंचाई। इसमें जो आर्द्रता का मुख्य स्रोत है वो सिंचाई है। आर्द्रता का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, इसमें जो आर्द्रता का मुख्य स्रोत है वो कहां से प्राप्त होता है? सिंचाई से। इसमें सिंचाई कार्य किया जाता है तो सिंचाई से प्राप्त है ना। आर्द्रता का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कृषि के अंतर्गत आर्द्रता का मुख्य स्रोत सिंचाई है? तो सिंचित कृषि के अंतर्गत। कौन सी कृषि के अंतर्गत? सिंचित कृषि के अंतर्गत। देखो सिंचित कृषि को भी सिंचाई के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सिंचित कृषि को भी सिंचाई के आधार पर, लिखिए सिंचित कृषि को भी, सिंचित कृषि को भी सिंचाई के आधार पर, सिंचाई के आधार पर दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। देखो सिंचित कृषि को भी सिंचाई के आधार पर, किसके आधार पर? सिंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है देखो रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। पहला है रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। पहला है रक्षित सिंचाई कृषि, नंबर 1 रक्षित सिंचाई कृषि, रक्षित सिंचाई कृषि। और नंबर 2 है उत्पादक सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि, सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि और रक्षित सिंचाई कृषि दो भागों में बांटा गया है। अब देखो दोनों भागों का अपन गहनता के साथ विस्तृत अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो पहला अध्ययन करेंगे रक्षित सिंचाई कृषि का। पहला अध्ययन किसका करेंगे? रक्षित सिंचाई कृषि का। देखो इसका तात्पर्य फसलों को जलने से बचाना है। इसका तात्पर्य क्या है? फसलों को जलने से बचाना है। इसका तात्पर्य फसलों को जलने से बचाना है। तो देखो रक्षित सिंचाई कृषि के अंतर्गत लिखिए इसका तात्पर्य रक्षित सिंचाई कृषि के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य फसलों को जलने से बचाना है। फसलों को जलने से बचाना है। फसलों को जलने से बचाना है। जलने से बचाना है। केवल इतना सा जल उपलब्ध कराना है कि इनकी जान बच जाए।
इन फसलों की जान बच जाए। रक्षित सिंचाई कृषि के अंतर्गत जो फसलें आती है उनका उत्पादन केवल इतना से किया जाता है, उसमें सिंचाई कार्य इतना से किया जा सकता है, केवल फसलों को जलने से बचाया जाता है, केवल जलने से बचाया जाता है, अर्थात नष्ट होने से बचाया जाता है रक्षित सिंचाई कृषि के अंदर। रक्षित का मतलब इसकी रक्षा की जाती है, केवल ऐसा नहीं है कि इसको व्यापार की दृष्टि से, लाभ कमाने की दृष्टि से का व्यापार किया जाता है, केवल इसकी रक्षा हो जाए इतना सा इसमें सिंचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात सिंचाई द्वारा उतने ही भाग में आर्द्रता प्रदान की जाती है। अर्थात सिंचाई द्वारा उतने ही भाग में, देखो, अर्थात सिंचाई द्वारा उतने ही भाग में आर्द्रता प्रदान की जाती है, आर्द्रता है ना, ये आ है, आर्द्रता प्रदान की जाती है। उतने ही भाग में आर्द्रता प्रदान की जाती है जिसमें कि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके, जिसमें कि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके, जिसमें कि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके, होने से बचाया जा सके। बस इतना सा पानी उपलब्ध कराया जाता है, इतनी सी सिंचाई उपलब्ध की जाती है कि फसलों को नष्ट होने से, किससे नष्ट होने से बचाया जा सके। ये कहलाती है रक्षित सिंचाई कृषि। केवल रक्षा की दृष्टि से उसमें सिंचाई मात्रा उपलब्ध करवाना, इतना सा जल उपलब्ध कराना कि उस जो फसल उत्पादित कर रहे हैं उसकी जान बच जाए, केवल वो नष्ट नहीं हो, उसकी जान बच जाए, तो ये होती है रक्षित सिंचाई कृषि। अब नंबर 2 पर आती है उत्पादक सिंचाई कृषि। कौन सी? उत्पादक सिंचाई कृषि। तो इसका प्रमुख उद्देश्य फसलों के पर्याप्त मात्रा में, लिखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य, किसका? उत्पादक सिंचाई कृषि का। इसका प्रमुख उद्देश्य, देखो, उत्पादक सिंचाई कृषि, इसका प्रमुख उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर, पर्याप्त मात्रा में, देखो, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर, पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन करना है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है, देखो, इसमें और इसमें डिफरेंट ये है कि केवल ये, इसमें सिंचाई की मात्रा इतनी ही उपलब्ध की जाती है कि फसलों की केवल जान बच जाए, केवल वो सूखे नहीं, नष्ट होने से बच जाए। लेकिन उत्पादक सिंचाई कृषि का जो उद्देश्य है इससे विपरीत है। इसका प्रमुख उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है, ताकि इसको बाजार में बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जैसा इसमें नहीं है, रक्षित सिंचाई कृषि के अंतर्गत नहीं है। देखो, उत्पादक सिंचाई कृषि में जल निवेश की मात्रा, देखो, उत्पादक सिंचाई कृषि में, लिखिए, उत्पादक सिंचाई कृषि में जल निवेश की मात्रा, रक्षित सिंचाई कृषि की तुलना में अधिक होती है,
देखो उत्पादक सिंचाई कृषि में, उत्पादक सिंचाई कृषि में जल निवेश की मात्रा, जल निवेश की मात्रा, जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई कृषि की तुलना में अधिक होती है, अर्थात इसमें जल अधिक उपलब्ध करवाया जाता है, ना कि इसमें। देखो इसमें तो इतना सा जल उपलब्ध करवाया जाता है केवल कृषि की जान बच जाए, फसल की जान बच जाए, लेकिन इसमें उत्पादन है सबसे ज्यादा क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन हो, इतनी मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके ताकि विदेशों में अपन बेचकर इससे अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके, जबकि इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, केवल खाद्यान्न आपूर्ति इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखो अब नंबर दूसरा आता है वर्षा निर्भर या बारानी कृषि, वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं वर्षा निर्भर या बारानी कृषि की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपन गहनता के साथ विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि अपना एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाए, अपने जो नोट्स बना रहे हैं उससे बाहर नहीं जाए, पूरी अपनी पूर्ण प्रयास रहेगा, पूर्ण प्रयास 100% रहेगा, है ना। तो आगे चलते हैं अपन रक्षित सिंचाई कृषि की ओर, रक्षित सिंचाई कृषि और अपन ने सिंचित कृषि के दोनों रूप देख लिए, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। अब देखेंगे वर्षा निर्भर बारानी कृषि, वर्षा निर्भर बारानी कृषि, जो दूसरा पॉइंट था वर्षा निर्भर बारानी कृषि, उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो नंबर 2 लिखिए वर्षा निर्भर बारानी कृषि, वर्षा निर्भर बारानी कृषि। नंबर 2 वर्षा निर्भर बारानी कृषि, वर्षा निर्भर बारानी कृषि, वर्षा निर्भर बारानी कृषि, वर्षा निर्भर कृषि या बारानी कृषि, ये की बात दोनों ना। तो वर्षा निर्भर बारानी कृषि, तो देखो इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो आर्द्रता का मुख्य स्रोत, इसमें जो आर्द्रता का मुख्य स्रोत है इसमें क्या है वर्षा, जबकि उसमें क्या था सिंचाई, इसमें क्या है वर्षा। तो आर्द्रता का मुख्य स्रोत वर्षा, आर्द्रता का मुख्य स्रोत वर्षा, आर्द्रता का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत वर्षा, इसमें मुख्य स्रोत वर्षा, आर्द्रता का मुख्य स्रोत वर्षा है, जबकि पहले वाले में क्या था सिंचाई, पहले वाले में क्या था सिंचाई, जो सिंचित कृषि थी उसमें सिंचाई प्रमुख स्रोत था और इसमें क्या है वर्षा प्रमुख स्रोत है। देखो वर्षा निर्भर कृषि को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वर्षा निर्भर कृषि को वर्षा के आधार पर, वर्षा निर्भर कृषि को वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया, आधार पर दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है, जबकि सिंचित कृषि को भी दो भागों में बांटा गया था और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अब इसके दो भाग कौन कौन से हैं, तो दो भागों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहीं पे इनका दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। तो इनके जो दो भाग हैं वो देख लेते हैं। नंबर एक जो इसका भाग है वो है शुष्क भूमि कृषि और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि। नंबर 1 शुष्क भूमि कृषि, कैसी शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, और नंबर दूसरा कौन सा है आर्द्र भूमि कृषि, नंबर 2 आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि, ये दोनों इसके प्रकार हो गए। कौन सी कृषि के, वर्षा निर्भर या बारानी कृषि के दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया शुष्क भूमि कृषि और दूसरा हो गया आर्द्र भूमि कृषि। सबसे पहले अपन शुष्क भूमि कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है, इस प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वो होती है कौन सी शुष्क भूमि कृषि। जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहां पर शुष्क भूमि कृषि, वो शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। तो लिखिए इस प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है, इस प्रकार की कृषि इस
प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है, उन भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखो, इस प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों पर की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उन भौगोलिक क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है। जबकि जो आर्द्र भूमि कृषि है, इस प्रकार की कृषि में, लिखिए, इस प्रकार की कृषि में देखो, इस प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों में, इस प्रकार की कृषि उन भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है, क्षेत्रों में की जाती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर आर्द्र भूमि कृषि की जाती है। और जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर शुष्क भूमि कृषि से संबंधित फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखो, जो शुष्क भूमि कृषि है, इस कृषि के अंतर्गत अत्यधिक शुष्कता को सहन करने की क्षमता होती है। देखो, इस कृषि के अंतर्गत अत्यधिक शुष्कता, इस कृषि के अंतर्गत अत्यधिक शुष्कता को सहन करने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखो, इस कृषि के अंतर्गत अत्यधिक शुष्कता को सहन कर सके, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी कृषि में? शुष्क भूमि कृषि में ये अत्यधिक शुष्कता को सहन करने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखो, इस कृषि में जल की उपलब्धता सिंचाई हेतु बहुत ही कम होती है। देखो, सिंचाई हेतु बहुत ही कम होती है। इस कृषि में जल की उपलब्धता सिंचाई हेतु बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए इस कृषि में जल की उपलब्धता सिंचाई हेतु, देखो, जल की उपलब्धता सिंचाई हेतु बहुत ही क्या होती है? कम होती है। अर्थात शुष्कता सहन करने वाली फसलों का इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, जैसे बाजरा, मूंग, ज्वार आदि प्रमुख फसलें बाजरा, मूंग, ज्वार आदि
मूंग, ज्वार आदि। बाजरा, मूंग, ज्वार आदि इनमें शुष्कता सहन करने की क्षमता पाई जाती है। देखो इन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण जैसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए। देखो वर्षा जल संग्रहण जैसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए वर्षा जल संग्रहण जैसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में देखिए, इन क्षेत्रों में इसी में लिख लो, इन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण जैसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए। अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वर्षा की बहुत ही सख्त जरूरत होती है, जल की बहुत ही सख्त जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की बहुत ही मात्रा में कमी पाई जाती है। 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, वार्षिक वर्षा, है ना। आर्द्र भूमि कृषि इस प्रकार की कृषि में भौगोलिक क्षेत्र में की जाती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखो औसत वार्षिक वर्षा तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके अंतर्गत उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनमें अत्यधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत उन फसलों का उत्पादन किया जाता है इसके अंतर्गत उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनमें आर्द्रता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, अत्यधिक आवश्यकता होती है, आर्द्रता अधिक चाहिए, वो फसलों का उत्पादन किया जाता है। आर्द्रता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। देखो इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं, देखो जिसमें आर्द्रता की मात्रा अत्यधिक मात्रा में चाहिए वो कौन कौन सी आर्द्र फसलें होती हैं। वो फसलों में देखो मुख्य रूप से चावल हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, जूट हो गया, चावल, गन्ना, जूट आदि। देखो चावल में भी अत्यधिक आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, चावल, गन्ने में भी, गन्ना, जूट आदि। चावल, गन्ना, जूट आदि आर्द्र भूमि की कृषि फसलें हैं, है ना, आर्द्र भूमि कृषि फसलें हैं। तो इस प्रकार अपन ने एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन किया। अब देखेंगे अपन खाद्यान्न फसलें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इसी प्रकार गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे ताकि अपना कोई भी बिंदु परीक्षा से बाहर नहीं जाए, अपने नोट्सों में ही सम्मिलित हो। चाहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर समय अधिक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय लग जाने दो, लेकिन अपना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अपने नोट्सों से ना। अपना पूर्ण विश्वास के साथ अपन तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अपन मेहनत कर रहे हैं, तो विश्वास भी यही है कि अपना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब देखेंगे खाद्यान्न फसलें। देखो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाता है भारत में, उसका अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। खाद्यान्न की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। उत्तरी अमेरिका, चीन और लास्ट में तीसरा नंबर किसका है, भारत का। तो खाद्यान्न की दृष्टि से जो भारत का तीसरा स्थान आ रहा है तो उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, गहनता से चर्चा करेंगे। तो खाद्यान्नों का अपन अध्ययन करेंगे। तो लिखिए खाद्यान्न, तो लिखिए हेडिंग लगाइए खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें, खाद्यान्न फसलें। हेडिंग लगाइए खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न का मतलब जिनका प्रयोग खाने में किया जाता है, खाद्यान्न फसलें जिनका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है तो वो कहलाती है खाद्यान्न फसलें। तो देखो सबसे पहले
अपन खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखो भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण, भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण समस्त बोए गए क्षेत्र के, लिखिए, भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण, भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण समस्त बोए गए, समस्त बोए गए, बोए गए, देखो भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण समस्त बोए गए क्षेत्र, समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर, बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। देखो भारत की जनसंख्या अधिक है, भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण, क्योंकि लगातार धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से विस्तार हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रही है, जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है, और सीमित कैसे, अपने पास संसाधन सीमित है, जिसके कारण 2/3% अर्थात 2/3 भाग पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, जिनका खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर? 2/3% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। देखो देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख है, देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख है। लिखिए, देश के सभी भागों में, देश के सभी भागों में, सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख है, खाद्यान्न फसलें प्रमुख है, देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख है, देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख है। भले वहां जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था, भले वहां जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था, भले ही वहां जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था, कैसी? जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ना, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, भले ही वहां जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था व व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो, व व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था, व व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। देखो देश के सभी भागों पर खाद्यान्न फसलें प्रमुख है, कि खाद्यान्न प्रमुख रूप से उगाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या विस्तार अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वह जीविका निर्वाह के रूप में खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हो, या फिर व्यापार की दृष्टि से, लाभ अर्जित करने की दृष्टि से खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जा रहा है? खाद्यान्नों का उत्पादन किया जा रहा है। देखो अनाज की संरचना के आधार पर, अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो अनाज की संरचना के आधार पर, लिखिए, अनाज की संरचना के आधार पर, अनाज की संरचना के आधार पर अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को दो प्रमुख भागों, देखो अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को दो प्रमुख भागों अनाज व दालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भागों अनाज व दालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अनाज व दालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, दालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। देखो अनाज की संरचना के आधार पर
खाद्यान्नों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? अनाज के आधार पर और दालों के आधार पर। ये दोनों ही खाद्यान्न है, अनाज भी खाद्यान्न है और दालें भी खाद्यान्न है। तो दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, अनाज और खाद्यान्नों के रूप में। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे अनाजों का। किसका? अनाज। अनाजों का अपन अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले अनाज। सबसे पहले लिखिए अनाज। देखो अनाज, अनाजों का अपन अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले ना। खाद्यान्न को दो भागों में बांटा गया है ना, पहला अनाज है और दूसरा दालें हैं। तो दो भागों में बांटा गया है, तो इसमें पहला अध्ययन कर रहे हैं अपन अनाज का। देखो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, देखो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, देखिए भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, बोए गए क्षेत्र के लगभग, क्षेत्र के लगभग, देखो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। कितने परसेंट भाग पर? 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। लगभग 54% भाग पर। कितने परसेंट भाग पर? 54% भाग पर। ये इंपॉर्टेंट है, 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। 54% भाग पर क्या बोए जाते हैं? अनाज बोए जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट है कि कुल बोए गए क्षेत्र कितने, कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अनाज का उत्पादन किया जाता है? तो 54% भाग पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादित करता है। कितना परसेंट? विश्व का 11% अनाज उत्पादित करता है। तो लिखिए भारत विश्व का लगभग, भारत विश्व का लगभग, भारत विश्व का लगभग, भारत विश्व का लगभग, विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादित करता है। 11% अनाज उत्पादित करता है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व का कितना परसेंट भाग अनाज उत्पादित करता है? तो कितना परसेंट करता है? 11% अनाज उत्पादित करता है। देखो अनाज उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में, देखो अनाज उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में, अनाज उत्पादन की दृष्टि से, अनाज उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में, भारत का विश्व में, विश्व में अमेरिका, चीन के बाद तीसरा स्थान है। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन की, अनाज उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का पहला स्थान हो गया। दूसरा किसका हो गया? चीन का। और तीसरा किसका हो गया? भारत का। तीसरा किसका हो गया? भारत का। तो तीसरा स्थान है अनाज उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा स्थान भारत का आता है। देखो भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। भारत विविध प्रकार के, लिखिए भारत विविध प्रकार के, विविध प्रकार के, भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। अनाजों का उत्पादन, भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्पादन करता है, जिन्हें अलग अलग प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें अलम अनाज, अलम अनाजों, चावल गेहूं, अलम अनाज कौन कौन से हुए? चावल और गेहूं अलम अनाजों के अंतर्गत आते हैं ना। तो अलम अनाजों, चावल गेहूं, अलम अनाजों, अलम अनाजों, चावल और गेहूं ना, चावल और गेहूं,
चावल गेहूं। देखो, जिन्हें अलम अनाजों, अलम अनाजों के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं? चावल और गेहूं, चावल और गेहूं तथा मोटे अनाजों, तथा मोटे अनाजों, तथा मोटे अनाजों, मोटे अनाजों। देखो, मोटे अनाजों तथा मोटे अनाजों, मोटे अनाजों के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं? तो इसमें आता है ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, मक्का हो गया और रागी हो गई। तो कई बार पूछा जाता है अलम अनाजों के अंतर्गत कौन कौन से अनाजों को सम्मिलित किया जाता है? तो चावल और गेहूं को। और मोटे अनाजों के अंतर्गत कौन कौन से अनाजों को सम्मिलित किया जाता है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। आदि में वर्गीकृत किया जाता है। आदि में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। किया जाता है। आदि में वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ अपना ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो, कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस एग्जाम में भी अपने पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है? तो 2/3%, 2/3 भाग खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है। और दूसरा है, भारत में अनाज फसलों के कितने बोए गए क्षेत्र में उगाई जाती है? कितने बोए गए क्षेत्र में अनाज फसलें उत्पादित की जाती है? तो 54% भाग पर अनाज फसलें उत्पादित की जाती है। देखो, अनाज उत्पादन की दृष्टि से अगला प्रश्न है, अनाज उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है अमेरिका, चीन और भारत। तीसरा स्थान किसका है? भारत का। इसके अलावा देखो, उत्तम अनाज की फसलें कौन कौन सी है? देखो, उत्तम अनाज की फसलें कौन कौन सी है? उत्तम अनाज की फसलें, है ना, उत्तम, सॉरी ये अलम लिख दिया मैंने इसकी जगह, है ना, तो ये उत्तम अनाज है ना, अलम नहीं है, ये उत्तम अनाज है। उत्तम अनाज की फसलें, तो उत्तम अनाज के अंतर्गत आते हैं चावल और गेहूं। उत्तम अनाज, उत्तम, उत्तम है, सॉरी ना, उत्तम अनाजों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? तो चावल और गेहूं इसका प्रमुख आंसर होगा। इसके अलावा मोटे अनाजों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया और रागी हो गया। इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जिक्र अपने प्रश्नों का एक साथ अपन, जैसे कि अपन ने फर्स्ट वाली बुक थी उसके पूरे प्रश्न लगभग अपन ने पूर्ण कर लिए। अब दूसरी वाली बुक का आज या कल से शाम से अपन उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। वो पूरे प्रश्न उस प्रश्नों के अंतर्गत सम्मिलित हैं जो बुक में से बनते हैं। अपन थ्योरी भी कर सकते हैं उनके आधार पर, तो वो एक भी कंटेंट ऐसा छूटा नहीं है जो अपने प्रश्नों के अंतर्गत से नहीं आएगा। संभावना ये रहेगी कि ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं कि सारे के सारे अपने प्रश्न हैं जो उन प्रश्नों के अंतर्गत से ही मिल जाएं। जो अगर मान लीजिए कोई भी भाई या बहन अगर इन प्रश्नों का हल देखना चाहता है या करना चाहता है तो वो कम्युनिटी पोस्ट, देखो साक्षी एजुकेशन 9550 पर जाकर जो कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पर जाकर जो पूरे के पूरे प्रश्न एक साथ 290 के समथिंग प्रश्न है फर्स्ट वाली बुक के, वो सारे के सारे देख सकता है, उत्तर लगा सकता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है कि प्रश्न कैसे लगे। आज की क्लास इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।